स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काईज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो 2025 का एनुअल एग्ज़ाम का जो हम लोग साइंस का जो PYQ जो पढ़ रहे हैं, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग अभी तक 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें केमिस्ट्री का जो हमारा फिजिक्स का जो पार्ट था उसका हम पूरा वेरी शॉर्ट और लॉन्ग पढ़ चुके हैं, और अब केमिस्ट्री का हम लोग वेरी शॉर्ट पढ़ रहे हैं। और ये जब समाप्त होगा तब हम लोग जो है उसका लॉन्ग जो है उसका पढ़ेंगे। तो इस तरह से चलिए हम लोग अभी तक जो इसमें पढ़े हैं उसको देख लीजिए। अभी तक हम लोग इसमें पढ़े हैं कौन कौन, ये देखिए। उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें, इसको पढ़ लिए हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, इसको भी पढ़ लिए हैं। और मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। यानी 11, 12, 13 हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखे। प्रत्येक का एक उदाहरण दें। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, गिव वन एग्जाम्पल फॉर इच। अब असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, यानी अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दोनों के बीच हमें डिफरेंस लिखना है, डिफरेंशिएट करना, अंतर लिखना है। और उसके बाद दोनों का हमें एक उदाहरण देना है। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देना है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देना है। तो चलिए हम लोग ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। और उसके पहले हम आपका ये स्क्रीन जो है उसको छोटा कर देते हैं, ताकि आपको स्पेस यहाँ मिल जाएगा हमें लिखने का। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका आंसर हमें लिखना है 14 का। तो आपको इस तरह से यहाँ पर आप ऊपर कॉपी के टॉप पर बीच में आप इस तरह से आप लिख देंगे आंसर 14। जितना नंबर क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं वो लिखिएगा और किस सेक्शन में है। जैसे ये हमारा जो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी का ये केमिस्ट्री वाला हमारा पार्ट है, तो उस सब्जेक्ट को भी आप मेंशन कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए हम 14 का आंसर लिखते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। तो इसका सीधे ऊपर वाला जो हम हेडिंग लिखेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है, ये तो ऊपर का हमें लिख ही देना है। और उसके बाद जो है हमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ एक तरफ आप लिख दीजिए, आप एक तरफ आप इधर संतृप्त लिख दीजिए, कॉलम बना दीजिए 2, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक तरफ आप कॉलम बना दीजिए और संतृप्त
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दो तरफ ये इस तरह से कॉलम बना करके और तब हम पॉइंट वाइज दोनों में अंतर हम लिख देंगे। तो नेक्स्ट हमारा देखिए, इसमें पहला अंतर हम लोग यहाँ लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। फर्स्ट जो अंतर होगा यह फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखेंगे कि इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होते हैं, एकल बंध होते हैं। अब इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध का मीनिंग हुआ कि जैसे हम कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ले लेते हैं, जैसे आप देखिए C2H4, ये आपका इथेन हो गया। मीथेन में हम लोग लिखते हैं CH4, और इथेन जो हो गया हमारा उसमें हम लोग लिखते हैं C2H4। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ कार्बन का 2 परमाणु है, CC हो गया, और हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, तो इसका 4 परमाणु है। तो एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, 2। उसके बाद आप 2 जो परमाणु है उसको और आप यहाँ पर कहीं C2H4 होगा या H6 होगा, सॉरी S6, ये इथेन का। तो देखिए ये 2 परमाणु इधर जुड़ गया, और उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। तो ये जो हमने इथेन का जो हमने देखा, यहाँ एक तरह से परमाणुओं का विभाजन जो देखा हमने एक स्ट्रक्चर बना करके, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने जो यौगिक होते हैं उन्हें ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और एक को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसी दोनों में हमें अंतर लिखना था, तो हमने यहाँ पर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण लिया जिसका नाम है इथेन C2H6। यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन के 2 परमाणु है और हाइड्रोजन के 6 परमाणु है, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें कार्बन के जो परमाणु आप देख रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड, ये जो बंधन है ये सिंगल है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध होते हैं। इसमें इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होते हैं। इस बात को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। और इनमें क्या होता है कि कम से कम एक दोहरा या तिहरा बंध होता है। अगर आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाइए तो इसमें क्या होता है कि इसमें कम से कम 1 या 2 इसमें कम से कम 1 या 2 कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, दोहरा या तिहरा बंध होता है, तिहरा बंद होता है। अब ये असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर एक अंतर हो गया कि इनमें कम से कम एक या 2 आपको कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा या तिहरा बंध आपको होता है। इसमें जैसे एथीन को ले लिया, C2H4 एग्जाम्पल के रूप में ले लिया, जैसे एथीन C2H4 ले लिया, तो इसमें जो कार्बन का दोनों परमाणु है, यहाँ पर देखिएगा कि अब हाइड्रोजन का परमाणु है 4, तो यहाँ एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ा हुआ है। अब बाकी 2 को कैसे एडजस्ट किए हुए हैं,
तो आप इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 कार्बन परमाणु है ये एथीन का दिया है C2H4, लेकिन इसी में आप C3H6 भी ले सकते हैं और इसमें एथाइन भी होता है, प्रोपीन भी होता है। तो यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड ही इसके बीच पाया जाएगा, लेकिन और भी आपको इसका जो पार्ट्स आएगा उसको हम आगे वाला जो डिफरेंस है उसमें हम उसको क्लियर करते हैं। तो इसको देख लीजिए, दूसरा अंतर हम लोग चलते हैं, उसके बाद उसको भी क्लियर कर लेंगे। अब इसका सेकंड अंतर देखिए आप, 2 नंबर पर हम लोग इधर इस साइड में लिख लेते हैं। इधर आपका संतृप्त है, इधर आपका संतृप्त है और इधर असंतृप्त है। हाइड्रोकार्बन वहाँ लिखा हुआ है, आपको वही एक ही सिंगल लिखना है, यहाँ स्पेस के वजह से हम इसको लिखे हैं। तो दूसरा अंतर देखेंगे कि इनमें क्या होता है कि इन्हें एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें एल्केन कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है। तो इन्हें एल्केन कहते हैं। और ये दूसरा अंतर है कि आपका 2 नंबर है और इसमें 2 नंबर में हो जाएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें एल्कीन कहते हैं। इन्हें एल्कीन, एल्कीन कहते हैं। उसके बाद तीसरा अंतर देखिए, नंबर 3, तीसरा अंतर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि इनमें हाइड्रोजन की अधिकतम संख्या जुड़ी होती है। इनमें हाइड्रोजन की अधिकतम संख्या जुड़ी होती है। जैसे आप देखे थे मीथेन में कि 1 कार्बन था और 4 हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध के द्वारा उससे जुड़े हुए थे। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, इनमें हाइड्रोजन की संख्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कम होती है। इनमें क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन की संख्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कम होती है। उसके बाद एक अंतर हम लोग और लिखते हैं, क्योंकि 2 नंबर में आप इससे ज़्यादा आप क्या लिखिएगा, तो एक अंतर हम लोग इसमें लास्ट वाला लिख लेते हैं कि ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं, यानी बहुत लेस रिएक्टिव होता है। अगर केमिकली देखा जाए तो ये असंतृप्त, ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं, कर दीजिए भाषा, क्रियाशील होते हैं। और इसमें आप चौथा अंतर इसका सीधे उलट लिख दीजिए, ये रासायनिक रूप से अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं।
तो हमने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने अंतर लिख दिया। अब दोनों का एक एक उदाहरण कहता है, तो एक तरफ आप मीथेन लिख दीजिए और एक तरफ एथिल लिख दीजिए। इधर आप लिख दीजिए, आपको जैसे उदाहरण में लिख दीजिए CH4, ये मीथेन हो गया। और इधर उदाहरण में आप एथिल लिख दीजिए C2H6, सॉरी C2H6 नहीं, C2H4। तो ये इस तरह से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका अंतर जो है कंप्लीट हो गया। आप इससे नोट्स बना ले सकते हैं और आप अपने आंसर का जो आपका जो क्वालिटी है उसके लिए आपको किसी गेस पेपर पर या अदर किसी सोर्सेज पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक्यूरेट आपको यही लिख लेना है और ये पूरी तरह से कंप्लीट है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है। अगर आप इसको लिख देते हैं बिल्कुल 2 मार्क्स में आपको थोड़ा सा भी इसमें कमी आपको नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को क्लियर करें। अब 15 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें। ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। डिफाइन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी बाहर से इसमें ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है, ऊष्मा को ये अब्जॉर्ब नहीं करता है कहीं से, जबकि ये हीट को प्रोड्यूस करता है इस रिएक्शन में। तो पहले हम संयोजन अभिक्रिया को डिफाइन करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे और उसके बाद जो ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया है उसका एक उदाहरण हम लोग यहाँ देंगे। और इसके बाद हमारा जो 15 नंबर है ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 16वें नंबर के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर अब चलते हैं। इसको देखिए, स्क्रीन को छोटा करना होगा। आंसर 15, तो यहाँ पर आप इस तरह से कॉपी पर लिख लीजिए आंसर 15, इस तरह से लिख करके अंडरलाइन कर दीजिएगा और तब आप लिखना शुरू कीजिएगा। तो पहले हमें क्या करना है, संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करना है। तो हम पहले संयोजन अभिक्रिया लिख करके और उसका हेडिंग दे देंगे। पहले हम क्या करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया हम लिख करके और क्या करेंगे, इसको आप अंडरलाइन करके भी इसके नीचे से आप इसके परिभाषा को लिख सकते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे उसको देख लीजिए। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या अभिकर्मक भी हम बोल सकते हैं उसको, अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें संयोजन
अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से संयोजन अभिक्रिया का जो परिभाषा लिखना था हमारा फर्स्ट खंड का, हमने आंसर दे दिया। उसके बाद अब कहता है कि ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी हम हेडिंग के रूप में दे देंगे, जैसे क्वेश्चन हमारा कहेगा। तो अगला पार्ट्स में हम यह लिख लेंगे कि ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो आप इसको आप इतना ही लिख करके अंडरलाइन कर दे सकते हैं, या ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिख करके भी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसका एक उदाहरण लिखना है, तो उदाहरण के लिए तो अभिक्रिया का उदाहरण लिखने के लिए कहता है, इसको पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए नहीं कहता है। तो आप यहाँ यही कर दीजिए, ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। यानी प्रश्न जिस हिसाब से पूछता है हमें आंसर उसी तरह से देना है, बहुत ज़्यादा का फिजूल हमें उसमें कुछ ऐड नहीं करना। तो उदाहरण, तो एग्जाम्पल कहता है, तो आप सिर्फ आप उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देंगे। अब एग्जाम्पल में आप यहाँ देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि CaO ये सॉलिड हो गया। ब्रैकेट में हम S लिख देंगे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है यानी सूखा हुआ चूना है, और इसका ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठोस फॉर्म में रहता है। और इसको हम क्या करेंगे कि H2O पानी में डालेंगे, इसको लिक्विड लिख दीजिए और एरोवेट तीर का निशान दे दीजिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब यानी सूखा हुआ चूना जो मार्केट में बिकता है, जो घरों की पुताई के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं चूना का, इस चूना का, तो इसका बैग ले आते हैं। और बैग ला करके जब नाद वगैरह में रख करके और उसमें पानी डाल के जब आप इसको डालते हैं, तो डालने के बाद पानी और इस कैल्शियम ऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है कि पूरा आप समझिए कि उबलने लगता है। ये जो सूखा हुआ चूना पानी में डालते ही खौलने लगता है, और उसके बाद इसमें बहुत अधिक मात्रा में आपको ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसी कारण इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उसमें बनता क्या है, तो एकल उत्पाद के रूप में हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH होल ट्वाइस। इसको हम एक्वियस लिख सकते हैं ब्रैकेट में, एक्वियस यानी इस कैल्शियम ऑक्साइड में आपको हाइड्रोजन मिक्स हो जाता है, यानी पानी की मात्रा इसमें कुछ आ जाती है, और प्लस इसमें हीट उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मा की बहुत अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो आप इतना भी लिख देते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें एग्जाम्पल लिखने के लिए कहा था रिएक्शन का, तो हमें पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और यदि आपको इसका एक तरह से अगर व्याख्या लिखना होगा, तो हम व्याख्या में हम जोड़ दे सकते हैं एक लाइन कि नीचे आप इस रिएक्शन को लिख करके और पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिख ले सकते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ऊष्मा की एक बड़ी मात्रा
उत्पन्न होती है। तो चूंकि इसमें ऊष्मा जब उत्पन्न होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए बाहर से ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें ऊष्मा को अवशोषित करेगा, तब जा कर के एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो वैसे अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो हम अभी एक्सोथर्मी को पढ़ रहे थे और उसमें भी संयोजन अभिक्रिया यानी ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसका परिभाषा और उदाहरण, इसका एक कंप्लीट आंसर है। इसमें किसी प्रकार के फेर बदल करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ऑथेंटिक आंसर हम आपके लिए लिखने का प्रयास कर रहे हैं, जो जनरली सब जगह उतना फ्रेश कंटेंट्स के साथ और उतना शॉर्ट्स में आपको थोड़ा मिलना मुश्किल है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक समस्या होती है कि आज के समय में लोग गाना गा करके पढ़ाता है, तो वो तो चूँकि हम लोगों से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे तो वही यहाँ पर कुछ हासिल कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और गाना वगैरह गा पाना, यहाँ थोड़ा हंसी मजाक करना, ये सबके बस की बात नहीं है। तो थोड़ा पढ़ाई ही तो है जहाँ आपको थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट है, सिरका क्या है, इसके उपयोगों को बताए। व्हाट इज विनेगर, एक्सप्लेन इट्स यूजेज। अब सिरका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट खंड का हम पहले इसका आंसर देंगे कि सिरका क्या है। तो इसका आंसर लिखने के लिए हम चलते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट का हम सिरका हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग में क्या दे देंगे, यहाँ पर हम इसको थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं, ठीक रहेगा। हमारा हेडिंग दे देना है यहाँ सिरका क्या है, क्योंकि सिरका के बारे में हमें बताना है कि सिरका क्या है। यहाँ सिरका लिख दीजिए, पहले आप ऊपर आंसर 16 लिख दीजिए और उसके बाद सिरका लिख के अंडरलाइन कर दीजिए, और तब आप सिरका क्या है उसके बारे में आप अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको एक क्लियर करने का प्रयास कीजिए। तो सिरका क्या है, सिरका एक अम्लीय पदार्थ है जो मुख्य रूप से एसिटिक एसिड का जल में पतला समाधान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सिरका क्या है, तो सिरका एक अम्लीय पदार्थ है और इसे किण्वन की सहायता से आपको बनाया जाता है और इसमें एसिटिक अम्ल भी पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हम तो इस तरह से हम लिखेंगे कि सिरका क्या है, तो सिरका एक अम्लीय पदार्थ है सिरका एक अम्लीय पदार्थ है जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है और किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। बस यही सिरका के बारे में ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। आप लोगों के 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट है कि सिरका एक अम्लीय पदार्थ है जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है और किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यानी सिरका को हम फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, किण्वनीकरण के प्रक्रिया के द्वारा हम इसको बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका उपयोग के बारे में क्वेश्चन था। हमारा जो क्वेश्चन था कह रहा है कि इसके उपयोगों को लिख, तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिरका के निम्नलिखित उपयोग है। दूसरे खंड का हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे
कि सिरका के निम्नलिखित उपयोग हैं। आप लोग पीडीएफ वगैरह या पीपीटी वगैरह में आप देखिएगा, वो सीधे कि कहीं ना कहीं का नकल होता है और इस वजह से हमें थोड़ा उसमें परेशानी होती है, उसके अपना कॉन्सेप्ट भी स्लीप करने का परेशानी होता है। तो जिस तरह का हमें हमारा प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल हमारा आंसर लिखने का जो तरीका होगा उसी क्वेश्चन के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि हम कहीं से माने एक साहित्यिक चोरी कर ले। साहित्यिक चोरी का मतलब कहीं से हम कुछ उठा ले और कुछ भी हम यहाँ पर पेस्ट कर दे और उसी को हम पढ़ दें या पढ़ा दें और उसके बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर हो, तो फिर उससे बड़ी परेशानी होगी। तो सिरका के निम्नलिखित उपयोग है, उसमें पहला उपयोग इसका देख लीजिए कि स्वाद बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी पहला आप लिख लीजिए कि भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए, सिरका का प्रयोग किया जाता है। सिरका का प्रयोग किया जाता है। एक उपयोग इसका ये हो गया। जैसे सलाद वगैरह में भी लोग क्या करते हैं कि थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए ऊपर से आपको ये सिरका वगैरह उसमें डाल देते हैं। सिरका मतलब एक लिक्विड फॉर्म में रहेगा, एक द्रव के रूप में रहेगा और उसमें उसको डाल देगा, तो सिरका के डालने से थोड़ा सा टेस्ट जो है आपके खाने का आपको बदल जाएगा। उसके बाद खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने में, दूसरा खाद्य पदार्थों को प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी हम इसको कह सकते हैं। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप जैसे सब्जी वगैरह या कुछ बनाते हैं और उसमें अगर सिरका को मिला देते हैं तो वो जो सब्जी है आपका वो उतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। थोड़ा सा उसका जो समझिए कि उसका जो आयु होता है उसके ख़राब होने का वो थोड़ा बढ़ जाता है। यानी थोड़ा देर के बाद में वो ख़राब तो होगा ही, लेकिन थोड़ा देर के बाद। यानी सिरका के डालने से खाद्य पदार्थों का हम संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग घरेलू सफाई में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग इधर लिख लेते हैं। घर के घर का सतह अगर आपको साफ़ करना है, सरफेस वगैरह जैसे टाइल्स है या प्लास्टर वगैरह का सफाई करना है। उसके बाद आपको खिड़की है, धब्बा है, घर के सतह, उसके बाद खिड़की, उसके बाद दाग या धब्बों आदि की सफाई के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर घर वगैरह में या कहीं पर आपको टेबल है या फिर बर्तन वगैरह में अगर दाग वगैरह लग गया तो सिरका डाल करके और जब आप उसका सफाई कीजिएगा तो बड़ा ही आसानी से वह सफाई हो जाता है उसका। और औद्योगिक स्तर पर रसायनों के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और औद्योगिक स्तर पर रसायनों के उत्पादन, औद्योगिक स्तर पर रसायनों के उत्पादन में भी
सिरका का प्रयोग किया जाता है, तो ये लगभग रहा सिरका का कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो आपको किसी भी परिस्थिति में एक नंबर भी कहीं से काटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो बिल्कुल आप जो है लेक्चर को सुनेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे। और आगे थोड़ा सा स्पीड लाने के लिए हमारा कोशिश होगा कि हम इसको PDF बनाएं। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब PDF बना देने से क्या होगा कि थोड़ा सा तेज़ी से हम लोग भागेंगे, क्योंकि फर्स्ट बार में हम लोग वेरी शॉर्ट एक ही दिन में कर लिए थे और अभी हमें ये आपको अभी 2 बचा ही हुआ है वेरी शॉर्ट में। तो हम अगला जो लेक्चर बनाएंगे इसमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग को दोनों को इंक्लूड करके हम कोशिश करेंगे कि एक PDF में हम सबको लाएं और एक बार में हम इस केमिस्ट्री को समाप्त कर दें, उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स को जितनी अधिक संख्या में है आप बढ़ाइए।